हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एचएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं एंड जिसमें आज ये आप चैप्टर जो देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जाते हैं और मैं आपको दिखा दूं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, फसलों से संबंधित, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आपके बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर जो कृषि होती है, सेरिकल्चर किस में होता है, पिसिकल्चर में क्या होता है, विटिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, ठीक है, कृषि तंत्र क्या है, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, निर्वाह कृषि हो गई, गहन निर्वाह कृषि हो गई, ओके, और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है। यहाँ से आप मुख्य फसलों को समझ पाएंगे। चावल है, कहाँ उगाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, इसके लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, मौसम चाहिए, ठीक है, गेहूँ है, मिलेट है, मक्का, कपास, इन सभी फसलों के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एक फसल कहाँ उगाई जाती है, इसके लिए कैसा मौसम चाहिए, ये कहाँ की मुख्य फसल है। इस तरीके से आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चैप्टर 3 है और ये क्लास 8 यानी कि जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी जो ऑफिशियल एनसीईआरटी है किताबें हैं, वहाँ से हम एसएसटी के कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 6 की एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ चुके हैं, जियोग्राफी, कक्षा 7 की जियोग्राफी पूरी पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं क्योंकि प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आइए थोड़ी सी ये एक कहानी है छोटी सी, इसको 10 सेकंड में पढ़ लेते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा कि एक किसान जो है वो खेत की जुताई कर रहा है। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पॉइंट कहता है पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक। परिष्कृत उत्पाद क्या होता है? देखिए, एक पौधा है, उसमें फसल आती है, फिर उस फसल को निकाला जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत मतलब उसको साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है ना। उससे बीज निकाले जाते हैं, जो फसल है मान लीजिए, उससे जो चीज़ यूज़ में लेनी होती है उसको निकाला जाता है। तो परिष्कृत का मतलब शुद्ध होता है, परिष्कृत का अर्थ होता है साफ किया हुआ या शुद्ध किया हुआ, ठीक है। उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एक तो प्राथमिक क्रिया आ जाती है, द्वितीयक क्रिया आ जाती है और तृतीयक क्रिया आ जाती है इसमें। अब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिएगा। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जैसे आपकी खेती हो गई, है ना, मत्स्य मछली पालन हो गया, संग्रहण हो गया, ये इनके अच्छे उदाहरण हैं। ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है? द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। प्रसंस्करण का मतलब होता है जो आगे की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। आपने फसल पैदा कर ली, उसको अब फसल आपने पैदा तो कर ली, लेकिन अब उससे जो उत्पाद निकाला जाएगा, जो चीज़ें निकाली जाएंगी, ठीक है, उसको जो साफ करना, शुद्ध करके आगे भेजना, ये जो प्रोसेसिंग होती है कई बार खेतों में ही हो जाती है। जैसे अभी गेहूं की कटाई चल रही है ना, गेहूं काट करके फिर मशीन खेत में ले जा करके वहीं गेहूं को निकाल लिया जाता है। तो वहीं से तो कई बार तो खेतों में ही प्रसंस्करण हो जाता है, कई बार कारखाने ले जा करके उसको साफ शुद्ध किया जाता है। ये होती है आगे की प्रोसेसिंग, तो प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। फिर आता है हमारा तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं में क्या आता है? तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण माने जाते हैं। भाई, इसमें जो हमारी तृतीयक क्रियाएं क्या है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया है, ये उसको सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग देते हैं कि भाई आपने फसल पैदा कर ली, आपने फसल निकाल ली, अब उसको यातायात के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा, उसको उससे व्यापार किया जाएगा, बैंकिंग होगी, बीमा भी होगा, ये सब चीज़ें इसमें तृतीयक में आ जाती हैं। कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है प्यारे दोस्तों। कृषि कैसी क्रिया है? कृषि जो है वह एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं।
किसमें? पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे संसार में 50% जो लोग हैं वो खेती करते हैं, कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, फसल उगाते हैं। ठीक है। भारत की 2/3 जनसंख्या कितनी? अगर केवल भारत की बात की जाए तो इसमें 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है ना। और जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती मतलब बर होती है। अनुकूल स्थल आकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। अगर आप कृषि करना चाहते हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं, आप कोई फसल उगाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल स्थल आकृति भी होनी चाहिए, आपके लिए खेत बढ़िया होना चाहिए, है ना। मतलब जो गड्ढे वाला हो या ऊंचाई नीचाई पे हो तो उसमें फसल बढ़िया नहीं होती, या फिर उस तरीके की फिर कृषि उसमें जो की जाए जो पहाड़ों वगैरह पे होती है। तो एक सही स्थल आकृति चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और जो फसल आप लगा रहे हैं उसके लिए अनुकूल एनवायरनमेंट की भी जरूरत होती है। ये सभी चीज़ें अनिवार्य हैं एक फसल को पैदा करने के लिए। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको समझिए। शब्द उत्पत्ति देखिए, एग्रीकल्चर जिसका मतलब होता है खेती। एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा या कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक मैप है जिसमें ये बताया गया है कि कहाँ जो है कि कौन सी भूमि इसमें कृषिगत है, कहाँ कहाँ खेती होती है। ओके, तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये आप नोट कर लीजिए तुरंत, पेन और कॉपी उठा करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में आपको पढ़नी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं। और ये ऐसे पॉइंट हैं 1 2 3 4 5, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कोई भी एग्जाम हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए पहली बात तो एग्री के साथ कल्चर मिला दो तो बनता है एग्रीकल्चर, वो उसका मतलब होता है कृषि। ठीक है, कृषि क्या है? मृदा की जुताई, भाई जो मिट्टी है उसकी जुताई हो गई, फसलों को उगाना हो गया, पशुपालन का विज्ञान और कला, इसे खेती भी कहते हैं। इतनी बात होती है। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। फिर दूसरा है सेरी। सेरी के साथ जब कल्चर को मिलाएंगे तो सेरी कल्चर हो जाएगा। जो रेशम कीट पालन होता है, जो रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, रेशम कीट उत्पादन जो होता है, रेशम कीट पालन होता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं, और ये वाणिज्यिक पालन होता है जिसमें इसको उत्पादन करके उससे वो बना करके चीज़ें और सीधा मार्केट में भेज दी जाती हैं। फिर है पीसी। पीसी के साथ में जब हम कल्चर को मिलाएंगे तो बन जाएगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यानी कि मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है सर? पीसी कल्चर। विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मछली पालन होता है, जो विशेष रूप से निर्माण किए जाते हैं तालाब। अगर विटी के साथ कल्चर मिलाएंगे तो विटी कल्चर हो जाएगा, जो कि द्राक्षा कृषि होती है, अंगूरों की खेती। बस इतना ध्यान रखिएगा, अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहते हैं। हॉर्टी के साथ में जब कल्चर मिला देंगे तो हॉर्टी कल्चर हो जाएगा, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को जो उगाया जाता है उसको हॉर्टी कल्चर कहते हैं, जिसमें उद्यान कृषि आती है, जिसमें कुल मिलाकर के एक बाग टाइप से लगा करके फसलें उगाई जाती हैं। ओके, रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, मछली उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, सब्जी फल फूल जो उगाए जाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखिए, कृषि तंत्र क्या होता है? कृषि तंत्र की बात करेंगे। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश का मतलब सर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। भाई आप जो खेती कर रहे हैं, आप जो कृषि कर रहे हैं, उसमें आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? उसमें आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, उससे पहले उसकी जुताई हुई, उर्वरक चीज़ें दे रहे हैं, आप मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, आप खेत में मजदूरों को लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा उससे आउटपुट निकलेगा। जुताई है, बुआई है, ठीक है, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, गुड़ाई, है ना, इसकी कुछ संक्रियाएं होती हैं। तो इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत, निर्गत क्या होता है सर? निर्गत का मतलब होता है बाहर निकला हुआ, जो चीज़ हमें बाहर मिलती है, यानी हमने फसल लगा दी, फसल पैदा हुई, अब उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है,
ठीक है, वो निर्गत होता है। निर्गत का सीधा अर्थ होता है निकला हुआ या बाहर आया हुआ। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप एक दो पिक्चर देख पा रहे हैं सामने, जिसमें ये क्या है, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है ये, ठीक है। यहाँ पे एक फसल लगाई गई है जिसमें जुताई, बुआई, छिड़काव सब चल रहा है। इसमें निवेश क्या क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो रहा है, मशीनरी का यूज हो रहा है, बीज आप लगा रहे हैं, आप रसायन का यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे जारी है जिसमें जुताई, बुआई, छिड़काव सब कुछ चल रहा है और फिर बाद में हमें आउटपुट मिल रहा है फसल का, ठीक है। ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके आ रही है ये फसल, ओके। ये आ गया बाहर, इसको कहते हैं निर्गत का मतलब जो चीज़ बाहर आ जाती है। फिर आता है आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या है, भौतिक और मानवीय कृषि निवेश इसमें होता है। मानवीय निवेश में आपकी चीज़ें आ जाती हैं। एक किसान है, वो है भाई, इंजन भी लगाता है, उसे पानी निकालता है ना, और उसमें रसायन भी डालता है, मशीनरी का यूज़ करता है, मेहनत करता है, भंडारण करता है। ये सब चीज़ें मानवीय निवेश में इन्वेस्टमेंट होती हैं पहले, ठीक है। भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, सही टेम्परेचर चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, ढाल भी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती हैं, ये मानवीय निवेश के अंतर्गत आ जाती हैं, जिससे ये सब चीज़ें एक फसल में लगती हैं, फिर जो है फसल से हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक भी चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे, पहले इसको निपटा लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, रोचक तथ्य है जैविक कृषि। आपने बहुत क्वेश्चन पढ़ा होगा जैविक खेती के बारे में, क्या पढ़ा होगा, जैविक खेती के बारे में। देखिए ये जो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें यहीं मिलती हैं। जैविक खेती, इस प्रकार की खेती में रासायनिक खादों के स्थान पर, यानी कि यहाँ पे हम रासायनिक खाद का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद कैसे बनती है, जैसे ये जो जानवरों का गोबर वगैरह होता है, इनसे जैविक खाद तैयार कर ली जाती है। और प्राकृतिक पीड़कनाशी का यूज़ करते हैं, हम दुकान से दवाई ला करके पीड़ा जो है कि कीटनाशक दवाइयाँ दुकान से ला करके नहीं डालते, प्राकृतिक चीज़ें डाल करके उनको हटाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो जैविक खेती होती है उसमें हम ये जो दुकान का सामान होता है कुल मिलाकर के वो सब चीज़ें नहीं डालते हैं, अपनी जो घर की चीज़ें होती हैं, जैविक खाद वगैरह बना ली जाती है, प्राकृतिक चीज़ें, उनको डाल करके फसल को तैयार किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण भी नहीं किया जाता। कृषि के प्रकारों पर नज़र डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भाई हमारे यहाँ कृषि खेती और तरीके से हो रही है, आपके यहाँ खेती अलग तरीके से हो रही है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों से डिवाइड है। एक तो होती है निर्वाह कृषि, दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब इसमें निर्वाह कृषि क्या है, आइए समझते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो निर्वाह कृषि है ये क्या है, एक कृषक परिवार की, जो किसान है उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निर्वाह कृषि, या आपको दे देगा कि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, वह निर्वाह कृषि कहलाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। उसमें भाई उपज भी कम होती है, आप निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पूरा परिवार उसमें मेहनत कर रहा है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्वाह कृषि, इसको दो भागों में और बांटा गया है। एक तो पुनः गहन निर्वाह कृषि हो गया, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि हो गया। आप फिर इनको अलग अलग समझिए। एक हो गया गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर, एक छोटे जमीन का टुकड़ा, उस पर साधारण औजारों और अधिक मेहनत करके खेती करता है, इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, एक साल में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। आप एक साल में धान और गेहूं दोनों उगा सकते हैं। चावल मुख्य फसल होती है, ओके। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन ये सब चीज़ें आ जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि
दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले, यहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, ऐसे मानसूनी प्रदेशों में ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है। फिर आती है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। स्थानांतरण कृषि जो कि समय पर जहाँ जिस यदि उस फसल के अकॉर्डिंग वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, मिट्टी ठीक है ना, सब कुछ अनुकूल है, तो वो कृषि वहाँ की जाती है और समय आने पर फिर उसको दूसरी जगह पर खेती की जाती है। यहाँ पे लिखा है स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ठीक है, ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और स्थानांतरी कृषि क्या होती है, ध्यान दीजिए, ये जो कृषि होती है इसमें क्या होता है, वृक्षों को काट करके जलाकर और वहाँ की जो ज़मीन होती है उसको साफ कर लिया जाता है। फिर राख को मृदा में मिलाया जाता है, फिर वो जो जल करके राख हो जाता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। जब ज़मीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और किसान नए भूखंड पर चला जाता है, नई ज़मीन को ढूंढने की तलाश में चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंतर अब आता है नेक्स्ट चलवासी पशुचारण। देखिए क्या होता है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। भाई चलवासी पशुचारण में क्या है, इसमें जो लोग जानवर पाल रहे हैं, है ना, वो अपने जानवरों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहां उनके जानवरों के लिए चारे पानी की व्यवस्था हो जाती है, मिलती है। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और अन्य उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ में जो है उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे इनके जानवरों के लिए जल पानी की व्यवस्था होगी। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे झूमिंग खेती हो गई, उत्तर पूर्वी भारत में होती है। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसी को झूमिंग खेती कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। मिल्पा कृषि मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। खेती वही स्थानांतरित कृषि है। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से हम वाणिज्यिक कृषि की। यहाँ पे एक पिक्चर है, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे गन्ने की रोपण फसल है और जो लोग गांव के हैं वो इस चीज़ को खूब जानते होंगे कि जब गन्ना एकदम तैयार होता है तो इसी तरीके से नज़र आता है, बढ़िया। ठीक है, चलिए वाणिज्यिक कृषि की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक जो कृषि होती है इसमें फसल उत्पादन और जो पशुपालन है इसका बाजार में जो है विक्रय के लिए इस कृषि को किया जाता है कि भाई ये फसल हम तैयार कर लें, फिर इसको हम जाकर के बाजार में बेच देंगे और नगद पैसा ले करके चले आएंगे। इस उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि की जाती है। ठीक है, इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र, कृष्ट क्षेत्र का मतलब ये होता है जोती और बोई हुई जो ज़मीन होती है और अधिक पूंजी का उपयोग इसमें किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया। वाणिज्यिक उद्देश्य में का मतलब है, वाणिज्यिक कृषि का मतलब ये होता है कि जो फसल हमने लगाई उसको इस उद्देश्य से लगाई कि ये फसल हमारी तैयार होगी, उसके बाद हम सीधा इसको मार्केट में ले जा करके बेच देंगे। ठीक है,
गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। भाई मक्का को हम पूरा स्टोर तो करते नहीं हैं, मक्का पैदा हुई उसको फटाफट से बेच देते हैं, गेहूं बेच देते हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लेगा वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, इन चीज़ों को रट लीजिए। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। विरल यानी कि बहुत कम आबादी है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को, वर्धन काल का मतलब होता है जो फसल का ग्रोविंग पीरियड होता है, जो फसल का ग्रोविंग पीरियड होता है, जिस समय में फसल अपने चरम पर होती है, जब फसल अच्छे तरीके से बढ़ रही होती है, वो टाइम जो होता है ग्रोइंग पीरियड को बाधित करती है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर फसल का जो ग्रोविंग होता है, जो उसकी ग्रो होती है, वो रुक जाती है, केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है मिश्रित कृषि। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे रोपण कृषि को लेकर के। देखिएगा, रोपण कृषि क्या है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ये वाणिज्यिक कृषि का प्रकार इसलिए है क्योंकि चाय हम सारी पूरी चाय बागान तैयार करके फिर सच्चाई चाय निकाल करके अपने घर में तो रखते नहीं हैं, सीधा उसको बेच देते हैं, है ना। काजू है, रबड़ है, केला है ना। केले की पूरा फसल लगाने के बाद उसको घर में तो रखना नहीं है, सीधा मार्केट में पहुँचा देते हैं, तो इसलिए वाणिज्यिक कृषि होती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण यानी कि खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया, प्रसंस्करण का मतलब आपने पूरी फसल तैयार कर ली, फसल कट करके तैयार हो गई। जैसे गेहूं का उदाहरण हमने लिया, गेहूं है या तो खेत में मशीन आ जाती है वहीं निकल जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको कारखाने में ले जा करके फिर वहाँ जो है उसको साफ़ किया जाता है, उससे जो मूल चीज़ होती है वो निकाल ली जाती है। तो ये आगे की प्रोसेसिंग होती है एक तरीके से। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता भी होती है। भाई परिवहन भी चाहिए होता है आपको, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, रबड़ अगर रबड़ की बात हो तो मलेशिया में है, कहवा ब्राज़ील में, और चाय जो है वो भारत और श्रीलंका में इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण माने गए हैं। अब यहाँ से कुछ और मुख्य फसलें हैं, उनके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। जो फसलें हैं वो कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल भी तैयार करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें मानी जाती हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, ठीक है, इनसे रस्सी वगैरह बनाई जाती है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ध्यान दीजिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा ये खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास ये रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा ये पेय फसलें हैं, पेय, ठीक है, यानी कि पीने के लायक। आइए चावल को समझ लेते हैं। चावल खाते तो हम लोग रोज़ हैं, इसके बारे में पढ़ भी लीजिए। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल, आपसे पूछ ले कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो वह चावल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार माना जाता है। चावल के लिए उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, अधिक आर्द्रता यानी कि अच्छी नमी चाहिए, बारिश की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने जो अपने यहाँ भारत में जो रहते हैं लोग गांव में, वो जानते हैं कि जब बारिश शुरू होती है जुलाई में, ठीक है, तब इस फसल को लगा दिया जाता है। ओके, और जब बारिश एंड होती है अक्टूबर में, नवंबर में, हाँ अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो चावल के लिए उच्च ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ध्यान दीजिए, चावल के लिए अगर सही मृदा पूछे तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जिसमें पानी को रोकने की क्षमता हो। इसको पानी भी बहुत चाहिए होता है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, और फिर उसके बाद भारत आता है। चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश हमारा चीन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत आता है, 3 नंबर पे जापान आता है, 4 नंबर पे श्रीलंका आता है, 5 नंबर पे मिस्र आ जाता है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं।
वेरी गुड, इतनी बात क्लियर होती है। चावल हमने पढ़ लिया। ये देखिए चावल की खेती, यहाँ पे जो चावल है यानी कि जो धान की फसल है उसको लगाया जा रहा है। यहाँ पे केले की रोपण कृषि आप देख सकते हैं किस तरीके से केले के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए ये क्या है, खेतों में जो धान की खेती होती है उसमें इस तरीके से छोटे छोटे वो लगा दिए सॉरी, या जो धान की फसल होती है उसमें इस तरीके से छोटे छोटे ये बना दिए जाते हैं टुकड़े, और फिर इनमें पानी भर दिया जाता है, और फिर इस तरीके से लोग ये जो पौधे होते हैं उनको रोपते हैं, वो पौधे नीचे लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ चावल की बात कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखिए गेहूं का शस्य कर्तन मतलब गेहूं की फसल की कटाई हो रही है। ये मशीन चलती हैं और गेहूं की फसल को निकालती हैं, यहाँ से गेहूं को काटती हैं और फिर यहाँ से शुद्ध गेहूं हमें तुरंत दे देती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बाजरे की खेती यहाँ पे इस तरीके से होती है। गेहूं के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। गेहूं के वर्धन काल में यानी कि गेहूं का जब ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रो का समय होता है, तो वहाँ पे तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन मतलब कटाई, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब इस समय गेहूं की कटाई बहुत ज़ोरों से है, कहीं कहीं तो निपट चुकी है, कहीं कहीं भी चल रही है। 2-4 दिन में सारा गेहूं कंप्लीट कट जाएगा मुझे लगता है। जो लोग गाँव में हैं, गाँव से हैं, वो जानते होंगे। शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। सुअपवाहित का मतलब सर बता दीजिए। इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ। जो चीज़ एक स्थान से दूसरे जगह पर लाई जाती है उसे सुअपवाहित कहते हैं। तो ये इस तरीके की दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि इसको बो दिया जाता है, फिर जब वही जनवरी में है, जब बढ़िया ठंड पड़ती है तो उस समय ये अपनी ग्रोविंग पीरियड्स का होता है, और फिर फरवरी में इसको थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर लास्ट में जब कटाई का समय अब आया है तो बहुत हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है पकने के लिए। मिलेट आ गया। मिलेट क्या है? ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। मिलेट ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये फसलें मिलेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, भारत में उगाए जाते हैं ये। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश माने गए हैं। मक्के की कृषि, यहाँ पे मक्के की खेती हो रही है। देखिए मक्के में क्या होता है, इस तरीके से इसमें फसल लगती है और ये पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की मक्का पाई जाती है। फिलहाल मैंने तो ये वाली मक्का देखी है, ये वाली, इस तरीके की मक्का हमारे यहाँ होती है। ठीक है, आइए मक्के के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर प्रदेश, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं तो कपास हमको मिलेगा। कपास के बारे में जान लीजिए। देखिए ओके, कपास, इसकी वृद्धि के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की बारिश, 200 से 210 पाला रहित यानी कि पाला न पड़ रहा हो, ठीक है, दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती कपास के लिए। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। कपास उगाने के लिए किस तरीके की मिट्टी चाहिए? काली और जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ठीक है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, देखिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास इस तरीके से होता है, इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, फिर इसको कारखाने में ले जा करके जो चीज़ें इसे बनानी होती है बना ली जाती हैं, और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। आइए पटसन के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा पटसन, इसको जो है कि सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। पटसन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो ये जलोढ़ मिट्टी चाहिए इसको। इसे हाई टेम्परेचर, भारी बारिश और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, नमी की। ठीक है, यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन से देश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं? भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी की बात करेंगे, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र
जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती कॉफ़ी उगाने के लिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो वो ब्राज़ील है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत आ जाते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी की कृषि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। कुछ लोग हैं ये जो कॉफ़ी के पेड़ हैं यहाँ से उसके बीज को निकाल रहे हैं। कॉफ़ी की कृषि है ये। कॉफ़ी के बारे में एक रोचक कहानी है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किस तरीके से हुई थी? देखिए, कॉफ़ी की खोज के विषय में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलन में हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देख करके परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा हरित पौधे की कलियों को चख करके देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसको खाती थी, बकरियां मस्त रहती थी, उछल कूद करती थी, एकदम कतई ताज़ा रहती थी। वो बड़ा परेशान था। उसने देखा कि यार ये बकरियां ये चीज़ खा करके इतना उछल कूद क्यों करती हैं, इतना परेशान क्यों करती हैं, आओ मैं भी खा करके देखता हूँ। उसने भी उन कॉफ़ी के क्या हुआ, वो जो पौधे की फलियां थी उसको चख करके देखा जिन्हें उसकी बकरियां खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि भाई मैंने ये चीज़ खाई, मुझे बड़ा रिलीफ मिला, एकदम कतई शांति मिल गई, शरीर तरोताज़ा हो गया। इस बारे में उसने दुनिया को बताया। तो ये कॉफ़ी है जो ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और फिर भारत आता है। आइए चाय की बात कर लेते हैं। पीते तो हम लोग दिन में 4 बार हैं। चाय की रोपण कृषि है ये, ठीक है। यहाँ से ये चाय की पत्तियाँ हैं जो कि तोड़ी जा रही हैं। चाय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता, थोड़ी बहुत ढाल भी होनी चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ती है। कृषि का विकास देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए फिर चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से एक है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके। इस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है, कृषि का विकास किया जा सकता है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, खाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश हैं वो गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन, अभी मैंने आपको पीछे बताया था गहन कृषि क्या होती है, जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। ओके, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पे हम 2 फार्मों की बात करेंगे, एक भारत का फार्म है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म है, किसान का फार्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा 2 जो फार्म है, एक भारत का फार्म है, एक अमेरिका का है। उसको जानने से पहले क्या आप जानते हैं, ये भी जान लीजिए। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब यहाँ पे भारत का एक फॉर्म है, इसके बारे में जान लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, भारत का एक फॉर्म है, किसान का फार्म है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, खेती कहीं है, अपना जो घर है उसका, वो जो उसका मेन गांव है वहाँ है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ, चावल, दालें उगा लेता है।
किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वह फसल में क्या डालना चाहिए। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लाता है कि भैया चलो हमारे खेत की जुताई कर दो, और फिर वो पैसा देता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खुद जुताई कर रहे हैं। बैलों से जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग किया जा रहा है। समीप के खेत में एक नलकूप है, जो पड़ोस में एक खेत है वहाँ एक नलकूप लगा है, जिससे वह अपने क्या करता है, अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है कि भैया पैसा दे देंगे, हमारे खेत में पानी लगाना है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। ठीक है, वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वो बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए कर्जा भी लेता है बैंक से। वो अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं, जिस कारण से उन पर कर्जा हो जाता है, ऋण चुका नहीं पाते हैं और किसान आत्महत्या कर लेता है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं में कुछ कदम उठाए हैं। अब ये तो हो गई भारत का एक किसान है, उसकी बात हो गई। अब एक किसान है, ये भारत के कुछ खेत हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके के खेत हमारे यहाँ होते हैं भारत में। अब हम बात करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है, इसकी बात कर लेते हैं। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है, इसके बारे में पढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म यहाँ पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में ही रहता है। हमारे भारत में किसान अपने गांव में जाकर के रहता है, यहाँ पे जो किसान है वो फॉर्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, तब वो उसमें मक्का उगाएगा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वो मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ किसान ये सब नहीं करता है। यहाँ अमेरिका का किसान क्या है, जो नुकसान पहुँचाने वाले जो पीड़क होते हैं, जो कीटनाशक, जो छोटे मोटे जो कीट होते हैं, वो उस पर नियंत्रण पाने के लिए वो मिट्टी को जो है उसमें प्रयोगशाला में भेज देता है जांच के लिए कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं है, कीट वगैरह तो नहीं है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। किसान है, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हेक्टेयर हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी अनेक संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, जो खुद के द्वारा चलाए जा रहे हैं भंडार, या फिर बाजार अभिकरण यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेज दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। वो यहाँ पे जो किसान है वो अपनी खेती को एक व्यवसाय की तरह काम कर रहा है कि हमारा ये व्यवसाय है, ठीक है, व्यापारी की तरह काम कर रहा है, एक किसान की तरह काम नहीं करता है। ये हमने जो कहानी पढ़ी, ये एक अमेरिका के किसान और एक भारत के किसान में इतना अंतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास हमारी एंड होती है। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से ये सब चीज़ें 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण चैप्टर है। कल हमने CDP की क्लास कराई है, ठीक है, जो कि हमारे बड़े चैनल पर स्मार्टर एवरीडे पर कराई है, वहाँ से आप CDP की क्लास को देख सकते हैं।